बहुत स्वागत करती हूँ न्यूज 18 राजस्थान एजुकेशन एक कॉन्क्लेव में। आज हम बात करेंगे राजस्थान में उच्च शिक्षा, उसके वर्तमान और भविष्य की। मौजूदा दौर में राजस्थान में उच्च शिक्षा के स्वरूप और भविष्य से जुड़े कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं उच्च शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार श्री भंवर सिंह भाटी, जेईसीआरसी के निदेशक और वाइस चेयरमैन श्री अमित अग्रवाल और ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के फाउंडर एडवाइजर श्री पंकज गर्ग। और आपसे बातचीत करेंगे न्यूज 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत जी। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल शक्तावत और आज ई कॉन्क्लेव में बातचीत हो रही है राजस्थान में उच्च शिक्षा, उसके वर्तमान और भविष्य की। इस पहले सत्र में हमारे साथ हैं राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी। भाटी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। साथ ही जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरमैन और डायरेक्टर श्री अमित अग्रवाल साहब हमारे साथ हैं। अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पंकज गर्ग साहब हैं जो फाउंडर हैं, एडवाइज़र हैं ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ इस सत्र में हमारे साथ मौजूद रहेंगे और बात करेंगे उच्च शिक्षा के वर्तमान की और भविष्य की। अमित अग्रवाल साहब, आपसे मैं शुरू करना चाहता हूँ क्योंकि इस दौर में जब ये पेंडेमिक है, लोगों के रोज़गार की संभावनाएं क्षीण होती नज़र आ रही है, उस वक्त करीब 2000 बच्चों का आपके यहाँ पर प्लेसमेंट का प्रोसेस हुआ है, 10,000 बच्चे आपके यहाँ पर एनरोल हैं। तो किस तरह की संभावनाएं अब आपको नज़र आ रही, क्योंकि एक बड़ी उम्मीद की किरण नज़र आ रही कि करीब 2000 बच्चों का आपके यहाँ पर प्लेसमेंट का प्रोसेस इस दौर में भी चल रहा है। धन्यवाद श्रीपाल जी। ये देखिए, जेईसीआरसी के जो आंकड़े हैं, मैं बताना चाहता हूँ, ये राजस्थान की सफलता की कहानी मैं मानता हूँ। लगभग 2000 में हमारे वर्तमान में जो मुख्यमंत्री जी हैं अशोक जी गहलोत, उन्होंने ही राजस्थान में प्राइवेट सेक्टर के लिए एजुकेशन के द्वार खोले थे और आज जेईसीआरसी जैसी संस्थाएं राजस्थान में सेवा कर पा रही हैं और पूरे देश भर से आज स्टूडेंट्स राजस्थान के इंस्टीट्यूशंस की सफलता को देख के राजस्थान में पढ़ने के लिए आना चाहते हैं। जेईसीआरसी का शुरू से ये मानना रहा है कि अगर स्टूडेंट का इनपुट क्वालिटी अच्छा रहेगा, अगर एक सर्टेन नंबर तक उनको रेस्ट्रिक्ट करके और उन पे 3 साल 2 साल 4 साल जिस तरह का भी वो कोर्स लेना चाहते हैं और कंपनी से पूरा एक सोच समझ बना के और एक लगातार संस्था में इन्वेस्टमेंट का अगर दिमाग लगाएंगे तो स्टूडेंट्स की सफलता आज सबके सामने है। तो ये जो परिस्थिति है अभी वर्तमान में, कोविड के दौर से हम गुजर रहे हैं, पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, आपको क्या संभावनाएं लग रही है? क्योंकि एक निराशा कहीं ना कहीं नज़र आती है कि इसकी वजह से कहीं अवसर तो खत्म नहीं हो रहे हैं, कम तो नहीं हो रहे हैं। निराशा की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। अब क्योंकि दुर्भाग्य से आशावादी समाचार पिछले कुछ दिनों में हमें नहीं मिले हैं, तो एक कोरोना ने हमारे दिमाग में घर कर लिया है और हमें लगता है कि शिक्षा जैसी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कोरोना में और इम्पॉर्टेंट हो जाने वाली है। अब जिनके पास बेटर स्किल होगी, आने वाले समय में हम मानते हैं कि रोजगार जैसे कम होंगे मान लीजिए, तो फिर जो बेहतर शिक्षित होगा, जिसको कहते हैं कि जो बेहतर मनन कर सकेगा एजुकेशन का, तो उस दृष्टि से हम देखें तो जेईसीआरसी फाउंडेशन के इन 2000 में से 638 रोजगार पिछले 3 महीनों में आए हैं, जबकि क्लासेस चल नहीं रही थी, ऑफिसेज चल नहीं रहे थे, लेकिन कंपनीज को लगातार कम्युनिकेट करके और एक प्लेसमेंट का ऑफिस लगातार घर से चला के और 638 रोजगार अगर कोरोना काल में आ सकते हैं श्रीपाल जी, तो आप देखिए कि जब हम फुल स्पीड से सब संस्थाएं वापस काम करने लगेंगी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह का कोई विषय खड़ा होगा। पंकज गर्ग साहब, आपने भी बड़ा इनोवेटिव काम किया, आपकी एक रिकॉर्ड भी है कि आपने बहुत कम उम्र में एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की और वो भी महिलाओं के लिए। प्लेसमेंट के लिहाज से भी आपकी चर्चा होती है, तो किस तरह का प्लेसमेंट आपके यहाँ पर हो रहा है और किस तरह की संभावनाएं अब नज़र आ रही है, खासतौर पर विमेंस के लिए, जिनके लिए आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पहचाना जाता है, आपकी यूनिवर्सिटी पहचानी जाती है? सर, हमारे यहाँ जो प्लेसमेंट को देखा जाए तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम लोग जो स्टूडेंट है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम उनको एक ना एक प्रोफाइल देते हैं, या तो गवर्नमेंट पोर्टफोलियो लेते हैं वो, या कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो लेते हैं, या एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो लेते हैं। फिर होल एंटायर जो उनका कोर्स ड्यूरेशन होता है हम उसी पे एक्सरसाइज करते हैं।
और अभी तक का जो हमारा रिकॉर्ड रहा है कि जहां बिटिया लास्ट ईयर की ट्रेनिंग या डेजर्टेशन या इंडस्ट्री विजिट के लिए जाती हैं, मतलब 75% ऑफ़र लेटर वहीं से लेके आते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है कि जब एम्प्लॉयर को जहाँ जिनको वो ट्रेनिंग करा रहे हैं उनको फ्यूचरिस्टिक एम्प्लॉय उनमें नज़र आता है। और चूंकि हम बिटियाओं के लिए काम कर रहे हैं तो हर कंपनी की पहली डिमांड होती है कि उसके ऑफिस में स्किल्ड नॉन एडिक्टेड मोबाइल नॉन एडिक्टेड बच्ची, वेल एजुकेटेड बच्ची ज़रूर हो। तो हमें ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता प्लेसमेंट को लेके। हमने जो प्रयास पिछले सालों के कर रखे हैं उसके परिणाम आते आते आखिरी साल आते आते हमें मिल जाया करते हैं। भंवर सिंह भाटी साहब, ये दौर बहुत मुश्किल दौर है, सरकार ने भी इसमें काफ़ी कुछ किया है, रोज़गार सृजन की भी कोशिश की है, ख़ासतौर पर ग्रामीण इलाकों में जिस तरह से रोज़गार पैदा हो रहा है उस लिहाज से। लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो अगला सत्र शुरू होगा वो किस तरह से होगा, उसमें क्या आप ऑनलाइन क्लासेज पे जा रहे हैं? क्योंकि दुनिया के कई हिस्सों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन क्लासेज की बात कही जा रही है, डिजिटल क्लासेज की बात कही जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक आह्वान किया था राजस्थान के सभी राजकीय या निजी क्षेत्र के जो भी विभाग हैं या जो संस्थाएं हैं वो सब लोग वर्क फ्रॉम होम के तहत घर बैठ कर के, क्योंकि कोरोना की और लॉकडाउन की उन परिस्थितियों में घर से बाहर निकलना संभव भी नहीं था और अलाउ भी नहीं था, तो ऐसी परिस्थितियों में हमने हमारे जो हायर एजुकेशन विभाग से जुड़े हुए चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं चाहे हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं या जो अलग अलग संस्थान हैं उनको वर्क फ्रॉम होम के तहत कार्य करने के लिए कहा गया। और मुझे बहुत संतुष्टि है कि हमारे राजस्थान के तमाम जो शिक्षक हैं यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने वर्क फ्रॉम होम के तहत बहुत ही अच्छा कार्य किया। उसमें शुरुआती दौर में हमने हमारे जो लेक्चरर्स हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे ई कंटेंट के बारे में कहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ई लेक्चर रिकॉर्ड करें और वो ई लेक्चर आप अपने गवर्नमेंट की जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो वेबसाइट है और उसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं या जो दूसरे माध्यम हैं ऑनलाइन जो माध्यम है उसको अपनाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा ई कंटेंट बना करके, ई लेक्चर बना करके अपने विषय से संबंधित विद्यार्थियों को गाइड करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा ई मटेरियल जो है वो ऑनलाइन विद्यार्थियों को उपलब्ध कराएं। तो ये बात सही है कि हमें ऑनलाइन क्लासेज की तरफ हम आगे बढ़े हैं। अमित अग्रवाल साहब, एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि डिजिटल कंटेंट उस तरह का मौजूद नहीं है पहले से, एक अचानक जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई, हालांकि अब डेवलप हो रहा है, लेकिन इसका कितना नुकसान बच्चों को हो सकता है? और दूसरी बात यह है कि आई कांटेक्ट के साथ जो पढ़ाई होती है क्लासरूम में होती है उस तरह का प्रभाव ऑनलाइन में नहीं होता, बच्चे का कंसंट्रेशन नहीं होता, उसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? जहाँ तक एक आई कांटेक्ट और क्लासरूम का सवाल है, मैं मानता हूँ कि सैकड़ों वर्षों से जो एक एजुकेशन सिस्टम हमारा बना हुआ है जिसमें टीचर को भी एक विशेष तरह की आदत है और स्टूडेंट को भी, इस बात पे थोड़ा अभी चैलेंज है, लेकिन धीरे धीरे इसकी एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। पंकज गर्ग साहब, शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी कई यूनिवर्सिटीज़ ने, खासतौर पर जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने शुरू किए हैं जो कम वक्त में पूरे हो सकते हैं। क्या लगता है कि ये जो दौर है उसमें बच्चे और ज़्यादा स्किल्ड हों, उनके पास में नई तरह की जानकारियाँ हों, तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज का भी चलन आपके यहाँ पे बढ़ेगा या हमारे देश में बढ़ेगा? मेरा इसमें मानना है कि बच्चे का ड्यूरेशन ख़राब नहीं करें। जब हमें ये पता है कि आगे चल के ग्रेजुएशन के बिना वो कहीं आगे और नहीं जा सकता, तो जो उसकी नॉर्मल ग्रेजुएशन है उसके साथ एड ऑन कोर्सेज चलाएं, ना कि केवल शॉर्ट टर्म 1 ईयर 2 ईयर आफ्टर +2 दें। होता क्या है, एक लेवल के बाद आके कहीं अगर उसका जॉब भी लग जाता है तो फिर उसमें फ्रस्ट्रेशन होता है। और अभी हमारी जो मदर बॉडी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, वहाँ से एक गाइडलाइन भी जारी हो चुकी है कि एक साथ आप 2 डिग्रियाँ कर सकते हैं, जहाँ की एक डिग्री रेगुलर माध्यम में होगी और एक डिस्टेंस माध्यम में होगी। चूँकि हम डिस्टेंस एजुकेशन भी चलाते हैं
तो इस तरह के जो कोर्सेज हैं वो हम यूजीसी से अप्रूव कराकर उनको चला सकते हैं। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज वीवोक के नाम से डिग्रियां यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने शुरू करी हैं, या हम राज्य सरकार से अनुमति लेकर 1 साल के या 2 साल के कुछ स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज अपनी डिग्री के साथ चलाएं, जिससे कि उस बच्चे को एड ऑन नॉलेज हो, लेकिन बेस उसका बिल्कुल ना टच करें। नहीं तो आगे चल के उसको बड़ा तकलीफ होती है कि जब वो ग्रेजुएट नहीं होता और वो देखता है कि अब मैं किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो मेरा मानना है बिल्कुल करें, लेकिन मेन स्ट्रीम से ना भटकें। जैसे किसी ज़माने में 10th और 12th जरूरी होता था, आज के टाइम में हर बच्चे को ग्रेजुएशन तो करना ही करना चाहिए। भंवर सिंह भाटी साहब, इस बार जो परिस्थिति बनी है पूरी दुनिया में, ये समस्या कोई हमारी अकेले की नहीं है, पूरी दुनिया की है। और जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें बच्चे हमारे यहाँ के जाते हैं पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बात कही जाती है। अब वो बच्चे उस तरह से एक तो उनका परिवार शायद उसके लिए तैयार नहीं होंगे मानसिक तौर पर, और जो परिस्थिति बनी है उसमें उनकी वरीयता अब हमारे यहाँ की शिक्षा की होगी। तो आपको लगता है कि जिस क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर वो जाते हैं, जिस तरह से वो अट्रैक्ट करते हैं, उस तरह के संस्थान हम अपने यहाँ पे तैयार कर पा रहे हैं? हाँ, निश्चित रूप से सक्तावत साहब, मैं कहना चाहूँगा कि इन परिस्थितियों में विद्यार्थी जो बाहर जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जैसा कह रहे हैं कि विश्व के दूसरे देशों में जाकर पढ़ना चाहते हैं, हर साल पढ़ने के लिए जाते भी हैं, पर अब कोरोना की जो स्थितियां हैं तो ऐसी स्थिति में जो पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करेंगे और अभी इस प्रकार का वातावरण भी नहीं है कि वो बाहर जा सके। लेकिन राजस्थान हमारा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जहां सबसे ज़्यादा देश में यूनिवर्सिटीज़ हमारे राजस्थान में है, चाहे गवर्नमेंट के सेक्टर में चाहे निजी क्षेत्र में। निजी क्षेत्र में 51 विश्वविद्यालय अभी हमारे राजस्थान में चल रहे हैं, और बहुत सारे निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दे रहे हैं। और हमारे इन यूनिवर्सिटीज़ में बाहर से भी बच्चे आ रहे हैं, राजस्थान के अलावा दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, और यहाँ तक कि आउट ऑफ कंट्री भी बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हमारा सरकार का पूरा प्रयास है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पूरी एक सोच है कि राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और जो सुविधाएं आज दुनिया के दूसरे देशों में जो क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, तो हमारा प्रदेश भी उन राज्यों की या श्रेणी में आकर के खड़े हो, हमारे विश्वविद्यालय भी अच्छे हों। उस सोच के लिए हमने कार्य भी प्रारंभ किया है, हम पूरा कर रहे हैं। राजस्थान में 2 नए विश्वविद्यालय, एक विश्वविद्यालय जो स्वर्गीय हरदेव जोशी जी के नाम से पत्रकारिता का विश्वविद्यालय हमने पिछले साल प्रारंभ किया, और इस साल हम डॉक्टर BR अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अमित अग्रवाल साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि गहलोत साहब की पहली सरकार के वक्त में ये प्रावधान किया गया था कि प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस शुरू हो सकें इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, और उससे पहले का परिदृश्य मुझे अच्छी तरह पता है कि यहाँ के हमारे जो बच्चे हैं वो दक्षिणी राज्यों में जाते थे, वहाँ पर पढ़ते थे, उनके लिए लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती थी, कई तरह की दिक्कतें होती थी, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारा जो राज्य का पैसा है वो दूसरे राज्यों में जा रहा था, दूसरे सेक्टर में खर्च हो रहा था। तो आपको लगता है कि उसी तरह का अभियान अब जो इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर डेवलप करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि अब परिदृश्य बदल रहा है? जहाँ तक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट करने का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पिछले उनके कार्यकाल में एक नोट मैंने बना के भेजा था कि जैसा कि एक SEZ की बात आती है, तो एक स्पेशल एजुकेशन जोन जयपुर में समझिए कहीं 40-50 किलोमीटर दूर, जहाँ सरकार की भूमि हो, उस पर हर तरह से तैयार जो लैंड हो, जिसका एक्सेस भी हो, गवर्नमेंट के पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, खेल विभाग है जो स्टेडियम बना सके, तो हम जैसे संस्थान इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेट करके, और अगर एक रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। और राजस्थान का जितना शांत वातावरण है, आप मानिए राजस्थान एक एजुकेशन में अपना एक ब्रांड ऑलरेडी है, और बहुत बड़ा ब्रांड राजस्थान एजुकेशन में बन सकता है अगर इस तरह का एक बैठ के बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखें तो हमारा स्टेट जो है वो
अपने आप में नेबरिंग स्टेट की बात करें, दूसरे स्टेट की बात करें तो बहुत शांत है, बहुत बेहतर है। और यहाँ पर पेरेंट्स जब बच्चों को भेजते हैं तो निश्चिंत भाव से भेजते हैं कि वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। पंकज गर्ग साहब, आपका कोई सुझाव? मंत्री जी मौजूद हैं, हो सकता है कि अगली जो मीटिंग हो उसमें इम्प्लीमेंट कर पाएँ उसको, जिस तरह से अमित अग्रवाल साहब ने कहा अभी। मैं मंत्री महोदय से बस इतना निवेदन करना चाहूँगा, हमारे यहाँ क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, हमारे यहाँ सब कुछ मौजूद है। प्रेजेंटेशन माफ़ करें अच्छा नहीं है। प्रेजेंटेशन के लिए हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को सभी स्टेट में एक एडवर्टीजमेंट देना चाहिए जहां मुख्यमंत्री जी और आप दोनों का चित्र उसमें लगा हो, और आप इनवाइट करें, पूरे भारत से बच्चों को इनवाइट करें, बताएं कि राजस्थान प्रांत एक ऐसा प्रांत है जहां 3 महिला विश्वविद्यालय हैं, जहां सबसे ज़्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी डिसिप्लिन यहाँ चलते हैं उसका जिक्र करा जाए। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, यहाँ सभी मूलभूत सुविधाएं हैं, और हम आपको स्किल्ड बनाकर और जॉब प्रोवाइड कराएंगे। जी बिल्कुल। जिस तरह से टूरिज्म के सेक्टर में ब्रांडिंग हुई राजस्थान की, जो सुझाव आया है और जिस तरह की तैयारियां हमारे यहाँ हुई है पिछले सालों में, जिस तरह के इंस्टीट्यूट्स खुले हैं, मुझे भी लगता है कि एक मार्केटिंग की, एक ब्रांडिंग की ज़रूरत है, एक एजुकेशन हब के बतौर राजस्थान को स्टेब्लिश करने की, जिस तरह से कोचिंग के मामले में राजस्थान हुआ है। भट्ट साहब, इस तरह की क्या कोई कार्य योजना है? आपसे ये आखिरी सवाल है कि क्या सरकार इसके बारे में उसी तरह से, उसी युद्ध स्तर पर प्रचार प्रसार की योजना बना रही है जिस तरह से टूरिज्म के सेक्टर में राजस्थान को डेवलप किया गया था? देखिए, जिस प्रकार से कोचिंग के क्षेत्र में यदि हम बात करें, अभी राजस्थान की एजुकेशन के क्षेत्र में जहां पूरे देश भर से विद्यार्थी आ रहे हैं, उसमें कोटा की यदि हम बात करें तो ये हमारे राजस्थान के शिक्षकों की मेहनत और सरकार के द्वारा उनको जो सपोर्ट दिया गया, उसकी वजह से कोटा बहुत बड़ा हब बना है। कोचिंग के क्षेत्र में मेडिकल इंजीनियरिंग की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो न सिर्फ राजस्थान बल्कि देश के सभी राज्यों से यहाँ तैयारी के लिए आते हैं। और उसके बाद में जयपुर की यदि हम बात करें या सीकर की बात करें, तो यहाँ भी कोचिंग के क्षेत्र में राजस्थान ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और राजस्थान में एक अच्छा माहौल बने, राजस्थान में विद्यार्थी यहाँ पढ़ने के लिए आए ज़्यादा से ज़्यादा। जिस तरह से आपने फरमाया कि टूरिज़्म की तरह, क्योंकि टूरिज़्म के क्षेत्र में आज पूरे दुनिया भर के लोग राजस्थान आते हैं, यहाँ की जो पुराने किले, डेजर्ट्स आदि को देखने के लिए। तो राजस्थान की पहचान शिक्षा के क्षेत्र में भी बने। हालांकि आज़ादी से पहले जो वनस्थली विद्यापीठ है, जो हमारा बिरलास का जो पिलानी का संस्थान है, उसके अलावा भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनकी एक अलग पहचान है। और जैसे लक्ष्मणगढ़ का जो मोदी संस्थान है, तो इन सब संस्थाओं ने राजस्थान की एक अपनी अलग पहचान बनाई है। और इस क्षेत्र में एज ए हायर एजुकेशन मिनिस्टर मैं कहना चाहूँगा कि राजस्थान की सरकार पूरी तरह से प्रयासरत भी है। और जैसे यह सुझाव आज आपके माध्यम से पंकज गर्ग जी ने, अग्रवाल जी ने दिए कि हमें दूसरे लोगों को भी इनवाइट करना चाहिए कि आप राजस्थान आइए। राजस्थान की सरकार पूरी तरह से संस्थाओं को भी मदद करेगी, विद्यार्थियों को जो सुविधाएं देने की आवश्यकता है, जो विश्वास जगाने की पेरेंट्स में आवश्यकता है, तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और आज आपके माध्यम से जो फीडबैक मिला है, तो निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में राजस्थान से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़े और राजस्थान उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में एक अपनी अलग पहचान बनाए, एक हब के रूप में विकसित हो। निश्चित रूप से हमारा प्रयास लगातार जारी है और हम आने वाले समय में इसके परिणाम भी देंगे। बहुत बहुत आभार आपका तीनों का, आपने इतना वक्त निकाला इसके लिए। और ख़ास तौर पर मंत्री जी, आप इतने व्यस्त होते हुए आपने जो वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। पंकज गर्ग साहब आपका और अग्रवाल साहब आपका भी, कि आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए और उन सुझावों पर अगर अमल हो पाया, हमारी ब्रांडिंग हो पाई, राजस्थान की मार्केटिंग हो पाई बेहतर तरीके से, तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान ने एक पहचान बनाई, उससे भी बेहतर तरह की पहचान राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बना सकता है। ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि कोटा ने एक मार्केटिंग की, कोचिंग के क्षेत्र में शेखावाटी एक हब बना,
और आपको ये बताते हुए खुशी होती है कि गंगापुर सिटी जो राजस्थान का इलाका है वहाँ पर अब एसएसबी और बैंकिंग की सर्विसेज की तैयारी का एक बड़ा हब बना है गंगापुर सिटी। इसी तरह से कुचामन सिटी में जिस तरह से आर्म्ड फोर्सेज के लिए तैयारी हो रही है, डिफेंस सर्विसेज के लिए तैयारी हो रही है, वो एक अपना आप में हब बन रहा है। तो राजस्थान में अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरह की चीज़ें हो रही है, बस ज़रूरत है तो मार्केटिंग की और उसकी ब्रांडिंग की। बहुत बहुत आभार आपका वक्त दिया इसके लिए। न्यूज 18 राजस्थान एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में फिलहाल अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे राजस्थान में उच्च शिक्षा में रोजगार और उसकी संभावनाओं पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद न्यूज 18 राजस्थान एजुकेशन ई कॉन्क्लेव में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कोविड-19 की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में आई चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार और शिक्षण संस्थान क्या तैयारियां कर रहे हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे राजस्थान में उच्च शिक्षा में रोजगार और उसकी संभावनाओं पर। इस मंच पर गहन चर्चा के माध्यम से जानेंगे कि राजस्थान में उच्च शिक्षा से रोजगार की कितनी संभावनाएं हैं। ऐसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा के लिए अब हमारे साथ हैं राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री ललित के पवार, विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सीईओ श्री ओंकार बाकड़िया और ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के फाउंडर एडवाइजर श्री पंकज गर्ग। और आपसे बातचीत करेंगे न्यूज 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर श्रीपाद शक्तावत। न्यूज 18 राजस्थान के ई कॉन्क्लेव पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले सत्र में हमने बात की थी राजस्थान में उच्च शिक्षा के वर्तमान और भविष्य की, और अब हम बात करेंगे उच्च शिक्षा में रोजगार और संभावनाओं की। इस सत्र में हमारे साथ हैं राजस्थान स्किल यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर ललित के पंवार साहब से। साथ ही इस पैनल में हमारे साथ हैं श्री ओंकार बगड़िया जी जो विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी के सीईओ हैं, और पंकज गर्ग साहब हमारे साथ हैं जो फाउंडर हैं, एडवाइज़र हैं ज्योति विद्यापीठ विमेन यूनिवर्सिटी के, और जिन्हें यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर और फाउंडर ऑफ यूनिवर्सिटी के बतौर एक बड़े सम्मान से भी नवाजा गया। तो तीनों से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं इस सत्र में, और ये तलाशने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में जो उच्च शिक्षा के हालात हैं उनको देखते हुए रोजगार की किस तरह की संभावना है। शुरुआत करते हैं ललित के पंवार साहब। पंवार साहब, स्किल यूनिवर्सिटी इसमें बड़े काम कर रही है, कई तरह के कोर्सेज आपने शुरू किए हैं। पोस्ट कोविड किस तरह के चैलेंजेस आपको उसमें नज़र आ रहे हैं? नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। और जैसा कि शक्तावत साहब ने कहा है कि ये जो कोविड का जो दौर है, और एंकर साहब ने, शक्तावत साहब ने वर्ड यूज़ किया पोस्ट कोविड, तो मेरी गुजारिश है कि अभी ये पोस्ट कोविड हुआ नहीं है, अभी ये ड्यूरिंग कोविड है। चैलेंज अभी है, और ये किस हद तक जाएगा अभी हम सब के सामने, पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ड्यूरिंग कोविड एंड पोस्ट कोविड हमारी यूनिवर्सिटी ने 3 इनिशिएटिव लिए। एक तो ये कि जिन बच्चों का ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज चल रहे थे, अब उनके हम फिज़िकली एग्ज़ाम ले नहीं पा रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड, तो हमने उनको प्रमोट कर दिया और उनका एग्ज़ाम अब हम अक्टूबर के आसपास लेंगे जब हालात थोड़े और इम्प्रूव हो जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, स्किल जब हम एजुकेशन देते हैं तो उसमें हैंड्स ऑन, यानी हैंड्स ऑन आना पड़ेगा हुनर सीखने के लिए। और वहीं हमारे ये सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स, सैनिटेशन के नॉर्म्स और इस तरह से हेल्थ और हाइजीन के जो नॉर्म्स हैं, तो हमें बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ सिलेबस का हिस्सा फिजिकल की बजाय डिजिटल हो जाए। तो फिजिकल की बजाय डिजिटल जितना हम कर सकते हैं उतना करेंगे। ऑनलाइन टीचिंग जितनी कोर्सेज़ की हो सकती करेंगे, मगर आखिर तो हुनर सीखने के लिए हमारे विद्यार्थी को लेबोरेटरी में, वर्कशॉप में, अगर होटल मैनेजमेंट का विद्यार्थी है तो होटल में और वर्कशॉप पे आना ही पड़ेगा। जब वो वर्कशॉप में आए तब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और वो जो प्रिकॉशंस हमको लेनी है कोविड के कारण वो हम लेंगे। कोर्सेज भी हम अब रीलुक कर रहे हैं कि अभी हमारे 119 कोर्सेज हैं, बट धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब वर्ल्ड इज़ नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम फिजिकल टू डिजिटल, तो डिजिटल कोर्सेज की ज़्यादा डिमांड रहेगी। कॉमर्स विल बी नाउ ई कॉमर्स एंड एवरीथिंग विल बी यहाँ ऑनलाइन, और ऑफलाइन की गुंजाइश अब धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो फ्यूचर के लिए हमारा जो थ्रस्ट है वो IT एंड ITES, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज के जो कोर्सेज हैं, ई कॉमर्स,
इसी तरह से हमारे GST टेली के कोर्सेज हैं या जो जितने भी इस तरह के कोर्स हैं जिसमें डिस्टेंस लर्निंग का मादा हो उसको रहें। और इवन होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज में भी हमने कोविड प्रोटोकॉल डाल दिया है कि फ्रंट ऑफिस में अगर कोई बच्चा हमारा विद्यार्थी बैठता है तो उसको क्या प्रिकॉशन लेनी है, और लीस्ट कॉन्टैक्ट पे हम इसको रीओरिएंट कर रहे हैं। सो मैं ये कह सकता हूँ कि पोस्ट कोविड एजुकेशनिस्ट के सामने, हम जैसे स्किल प्रोवाइडर्स के सामने ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम हमारी हेल्थ, हाइजीन, सेफ्टी, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को कैसे हुनरमंद बनाएं ताकि उनको एम्प्लॉयबल बनाया जा सके। ये मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन रहेगा। भगड़िया साहब, आप बिट्स के साथ जुड़े रहे, अब विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के आप CEO हैं। कहा जाता है कि क्लासरूम में जब बच्चा जाता है तो वो सिर्फ पढ़ने नहीं जाता है, वो अपने साथ के बच्चों से, अपने टीचर से, जो डाइवर्स बैकग्राउंड के होते हैं उनसे काफ़ी कुछ सीखता है, वो सिर्फ पढ़ने नहीं जाता है। तो ऑफलाइन की बजाय हम जिस तरह से ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं, किस तरह के चैलेंजेस होंगे, क्या कुछ मिस करना पड़ सकता है बच्चों को? सर, जो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है, जैसा आज का अपना टॉपिक भी है, कि हायर एजुकेशन जो है वो 2 या 3 भागों में बंटा हुआ है। हायर एजुकेशन में सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है प्रोफेशनल एजुकेशन सिस्टम के अंदर। प्रोफेशनल एजुकेशन में जहाँ तक इंजीनियरिंग की बात है, वहाँ सभी जानते हैं कि IITs और NITs प्लस जितने भी लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने आप को डिजिटल करने में कामयाब हुए हैं, चाहे उनका ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो या कुछ हो। इसका प्राइमरी कारण ये रहा कि जो AICTE की तरफ से स्वयं का जो इनिशिएटिव 2-3 साल पहले लिया गया था, उसका फ़ायदा आज देश को मिल रहा है, जिसमें वर्चुअल भी लैब। जो हमारे दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, मेडिकल हो, डिज़ाइन या आर्किटेक्चर हो, वहाँ अभी किसी भी तरह का ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट अवेलेबल नहीं है। थ्योरी अलग पार्ट है, जैसे आदरणीय पवार साहब ने भी कहा, जो हुनर की बात है, और प्रोफेशनल कोर्स में हुनर बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है प्रैक्टिकल्स और कोर्सेज के रूप में। तो वहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। सेकंड जो चैलेंज है वो हमारे जनरल एजुकेशन का है। जनरल एजुकेशन में भी पीयर लर्निंग, जैसा आपने कहा, एक दूसरे से सीखने का, पीयर लर्निंग है, अपने सीनियर से सीखने का, टीम बिल्डिंग की जो एक्सरसाइजेज है, उन सभी में एक नए प्रोटोकॉल की अब ज़रूरत हो गई है। पंकज गर्ग साहब, आपने एक इनोवेटिव शुरुआत की, उसकी वजह से आपका एक रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ। विमेन एजुकेशन में आपने शुरुआत की, एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट विमेन एजुकेशन के लिए खड़ा किया, और आप फाउंडर हैं, एडवाइज़र हैं ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी के। आप किस तरह के चेंजेस देखते हैं, और ये जो आपदा है उसमें किस तरह के अवसर हम अब तलाश सकते हैं? देखिए, चीज़ें, परेशानियाँ ज़िंदगी है, आती रहेंगी, रोक नहीं सकते, लेकिन अब आवश्यक है कि अब हम इससे बहुत कुछ सीखें, और सीख भी लिए। अगर सरवाइव करना है तो हमको अब इसको एक बिजनेस मॉडल के रूप में कन्वर्ट करना होगा। काफ़ी स्टैचुरी काउंसिल की रिकमेंडेशंस और फॉरेन कल्चर को हम लोग बड़े नज़दीकी से देखते रहते हैं, तो उसको देखते हुए हमने अपने यहाँ काफ़ी 1-1.5 साल से ही इसको समावेशित कर दिया था कि जो हमारे फिजिकल क्रेडिट हैं उसका कुछ पोर्शन डिजिटल क्रेडिट में कन्वर्ट कर दिया था। हमारा अपना परसेप्शन था कि जब स्टूडेंट क्लास में आए तो वो काउंसलिंग के लिए आए, ये नहीं कि उसको बिल्कुल वेरी फर्स्ट डे नया टॉपिक मिले। तो मेरा ये मानना है कि डिजिटल क्रेडिट को पढ़ाने के बाद फिर हम उसका एवेल्युएशन पर जाएं कि हम उसका एवेल्युएट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी पेंडेमिक है, अभी जैसे पवार साहब ने कहा ड्यूरिंग चल रहा है, पोस्ट की बात तो बाद में आएगी, हमें नहीं पता कि कब हम यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस को ओपन कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो कंटेंट हम दे रहे हैं उस कंटेंट को करने के बाद फिर उनका लाइव इंटरेक्शन, और उस इंटरेक्शन से हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, और जब वो लोग कैंपस में आएँ तब इस डिजिटल क्रेडिट को कन्वर्ट करें फिजिकल क्रेडिट में। मतलब ये जो ड्यूरेशन है इसको बेकार ना समझा जाए, तो हर बच्चा इसका यूज़ समझेगा कि मैंने जो ये आर्ट्स डिजिटल क्रेडिट में अर्न करे हैं, क्रेडिट अर्न कर रहे हैं, इसका एक एवेल्युएशन होगा आइदर ऑनलाइन या ऑफलाइन, और फिर वो उसका पार्ट माना जाएगा कैरिकुलम का।
एक चिंता और भी है जो न केवल राजस्थान में बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता है, और वो है पर्यटन उद्योग से जुड़ी हुई चिंता। खासतौर पर पंवार साहब, आपका तो लगाव रहा है, राजस्थान के पर्यटन उद्योग को खड़ा करने में आपकी एक बड़ी भूमिका रही है, जो कला संस्कृति को भी पोषित करता है ये उद्योग। तो इस उद्योग के सामने जो चुनौतियां आ रही है, उनको देखते हुए अब किस तरह की संभावनाएं बचती है, क्योंकि हमारे टूरिस्ट गाइड जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं, होटल्स बंद पड़ी हुई है, न केवल हमारी बल्कि पूरी दुनिया में पर्यटन की जितनी भी रफ्तार थी वो पूरी तरह से थम गई। मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ पर्यटन पिकअप करेगा 15 अगस्त के बाद, जब बरसात के बाद जब अच्छा हरा हो जाएगा। तो हमारे यहाँ, हम पूरे भारत के सबसे लार्जेस्ट स्टेट हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ कोई इशू ही नहीं है। आप जैसलमेर में जाइए, आप 6 मीटर के, आप 6-6 किलोमीटर की दूरी बना के रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मामले में जो हमारे हेरिटेज होटल्स हैं, हमारे रूरल टूरिज्म के जो डेस्टिनेशंस हैं, हमारे जो डेजर्ट और इस तरह के बड़े बड़े स्पेस वाले हैं, तो वहाँ टूरिज़्म पिकअप करेगा पोस्ट 15 अगस्त, बीचेज़ में, हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में, डेजर्ट में और उन स्पेसेस में जहाँ प्रॉक्सिमिटी या जहाँ भीड़ भड़क का नहीं हो। और साथ ही साथ होटल्स में भी आप देखिए, 300 कमरे के होटल के बजाय 30 कमरे का होटल ज़्यादा अच्छा चलेगा, क्योंकि गेस्ट को अब अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और अब हॉस्पिटलिटी वालों को भी हर होटल में, हर रिजॉर्ट पे, हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे एक कोविड सेफ्टी मैनेजर भी रखना पड़ेगा। वो इस बात को लगातार इंश्योर करेगा कि जो गेस्ट और होस्ट दोनों को इस कोविड से कैसे सेफ़ और सिक्योर रखा जाए, कैसे डिस्टेंस बना के रखा जाए और कैसे हम हमारे गेस्ट को अच्छी दे सकें। तो मेरा ये मानना है कि वर्ष है हमारे लिए, एक तरह से ये सीजन तो चला ही गया, बट 15 अगस्त ऑनवर्ड्स ग्रेजुअल रिकवरी होगी और फुल पीक तो आते आते कम से कम 6 महीने और लगेंगे, ये मेरी मान्यता है। बिल्कुल बगड़े सब, हमारी जो पहचान है, ख़ासतौर पर जो नौजवान है भारतीय, वो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उन्होंने बड़ी पहचान बनाई पूरी दुनिया में। जो टेक्नो क्षेत्र है, टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, उसमें किस तरह के चेंजेस आपको लग रहे हैं और कितनी संभावनाएं अब रोज़गार के लिहाज से लग रही है? क्योंकि एक हताशा, एक निराशा नौजवानों में नज़र आने लगी है, उनको किस तरह की उम्मीद अब रखनी चाहिए? सर, मेरा मानना है कि देश में 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें इम्पैक्ट तो हुआ है, लेकिन उस इम्पैक्ट का उन्होंने एज ए अपॉर्चुनिटी यूज़ किया है। पहला सेक्टर मैं ये कहूँगा कि शिक्षा जगत है, जिन्होंने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, आज हमारे करीब करीब 32 करोड़ विद्यार्थी हैं देश भर में, और कहीं ना कहीं सभी शिक्षाविदों ने इनको जोड़ के रखा है और उनको एंगेज करके रखा है करीब करीब पिछले 90 दिनों से। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि। दूसरा क्षेत्र जहां बहुत कम इम्पैक्ट हुआ है वो है टेक्नोलॉजी का क्षेत्र। हम हमारे यहाँ विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में और विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, दोनों में जब हमारे एलुमनाई से बात करते हैं तो आज के दिन में मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और जो ऑपरेशंस हैं वो कहीं ना कहीं भी हिट नहीं हुए हैं। हालांकि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया है, बट इतना उनके ऑपरेशंस में, कंपनीज के ऑपरेशंस में चेंजेस नहीं आया। आज आप देखिए, देश भर में जब वेंटिलेटर की ज़रूरत थी या किसी भी तरह की ज़रूरत थी, तो टेक्नोलॉजिस्ट और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ने सबसे पहले आकर रिसर्च और इनोवेशंस में देश को प्रोवाइड कराया सारी चीज़ें। आज हमें अखबारों में सुनने को मिलता है, बाकी जगह में हम पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स में, आप लोगों के न्यूज़ चैनल से पता चलता है कि आज IITs में ये इनोवेशन हो रहा है, NITs में ये हो रहा है, ज्योति विद्यापीठ में हो रहा है, स्किल्स यूनिवर्सिटी में हो रहा है, VGU में हो रहा है। तो हम सभी यूनिवर्सिटीज़ की जो टेक्नोलॉजी है वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बड़ी है। हमें आज लगता है कि हमारे देश की टेक्नोलॉजी जो है बहुत उत्तम क्वालिटी की है, और इस टेक्नोलॉजी से जिस भी तरह की प्लेटफॉर्म की बात करें, जो चैलेंज मिला है, तो इस वजह से ये सेक्टर बढ़ेगा। आज जैसे जैसे देश भर में नई पोस्ट कोविड जो भी इश्यूज आएंगे और चैलेंजेस आएंगे, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा देश है। पंकज गर्ग साहब, आपने महिला शिक्षा पर खास तौर पर फोकस किया है। ये जो परिस्थितियाँ बन रही है उसमें आपको किस तरह की संभावनाएं लगती है, खास तौर पर महिलाओं के लिए? किस तरह के रोज़गार की तरफ वो जा सकते हैं, किस तरह की संभावनाएं नज़र आती है? जिस तरह से पंवार साहब ने अभी कहा था कि पर्यटन के क्षेत्र में हॉस्पिटलिटी सेक्टर वापस खड़ा होगा, अच्छे तरीके से बूम करेगा। बागड़िया साहब कह रहे हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी संभावनाएं बढ़ रही। तो महिलाओं के लिए अब आपको क्या लग रहा है कि हाँ, इस स्पेसिफिक फील्ड की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होगा और किस तरह उनके लिए संभावनाएं बढ़ सकती हैं?
तो मुझे ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर, जिसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग की नीड नहीं है, कहीं से भी बैठ के काम करो, और हमारे देश में बहुत ज़रूरत है इस समय। जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग भी बात कर रहे हैं, आधे ज़्यादा प्लेटफॉर्म हमारे हिंदुस्तान से बाहर डेवलप हुए हैं। सबसे पहले आवश्यकता है कि हम स्टार्टअप्स स्टार्ट करें। गवर्नमेंट ने कर भी दिया, इनिशिएट भी कर दिया है। अब स्टार्टअप्स का टाइम आ गया। सब तरह के प्लेटफॉर्म्स हमको चाहिए। हमें इंडियन प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ की सिक्योरिटी इज़ मस्ट। अब जब डिजिटल आ गया तो अब हर किसी को लगेगा कि भाई सिक्योर प्लेटफॉर्म हो। इधर डायग्नोस्टिक का सबसे ज़्यादा बूम रहेगा, चाहे वो मेडिकल लैब हो, चाहे वो रेडियोलॉजी हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, ऑप्टोमेट्री हो, आयुर्वेदा हो, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशियन हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट हो, ये सब चीज़ें, नर्सिंग हो, फार्मेसी हो, इसमें ज़्यादा मेरे हिसाब से बूम रहना चाहिए। और ज़्यादा बूम अगर चाहिए तो एक छोटा सा इंटीग्रेशन शायद सरकार अगर मान ले और कर दे तो हम इंस्टीट्यूशन और जो हमारा कॉरपोरेट है, इंडस्ट्री है, दोनों को लाभ होगा। और वो इंटीग्रेशन है कि जिस तरह से कोई भी इंडस्ट्री अगर लगती है या आती है, स्टार्ट होती है, तो उसको अपना नेक्स्ट 5 ईयर का प्रोजेक्शन देना पड़ता है कि वो नेक्स्ट 5 ईयर में आखिर क्या उसके अप एंड डाउन्स होंगे, क्या लॉस एंड प्रॉफिट्स होंगे। उसी में वो एक इंक्लूड कर दें कि नेक्स्ट 5 ईयर के लिए उसको क्या स्किल्ड ह्यूमन पावर चाहिए। तो वो सब डेटा एक ओपन सोर्स पर, ओपन वेब पर डाल दिया जाए, और हम और बागड़िया साहब या सर जो हमारे पवार साहब, हम लोग जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत इजीली जल्दी अपने कैरिकुलम को चेंज कर सकते हैं, मॉडरेट कर सकते हैं, हम उस स्किल को देखकर अपने कैरिकुलम को चेंज कर दें और चेंज करके उस जैसा प्रोडक्ट हम उस इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर दें। तो सरकार जहां अभी ऐड करती है कि मेरे राजस्थान आओ, आज हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने भी कहा कि इंडस्ट्री हमारे राजस्थान आए, हम उनको ज़मीन देंगे, ये रियायत देंगे, तो उसके साथ वो एक एड ऑन और कर देंगे कि हम आपको स्किल्ड ह्यूमन पावर भी देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ 85-90 यूनिवर्सिटी हैं। आप मुझे प्रोजेक्शन दीजिए और मैं आपको आपके ईयर वाइज स्किल ह्यूमन पावर दूंगा, जो इस समय बहुत ज़्यादा नीड है। पवार साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। ये जो आपदा है, आप तो असेसमेंट के लिए पहचाने जाते हैं, भविष्य में क्या कुछ हो सकता है उसको लेकर के आप योजनाएं बनाते रहे बतौर प्रशासनिक अधिकारी। ये जो संकट है, ये आपदा है, अब कितने दिन की नज़र आती है और इससे अवसर किस तरह के निकल करके सामने आएंगे? सबसे पहले तो होमो सेपियंस ह्यूमन बीइंग एज ए रेस, उनको अपने सर्वाइवल के लिए ये देखना होगा कि हम कैसे अपने इम्यून सिस्टम और हेल्थ सिस्टम को तगड़ा करें। तो फ्यूचर में जो कोविड के वेरिएंट्स और आने की जो आशंका है, उसके अगेंस्ट में हम अभी से तैयार रहें, ताकि जिस तरह से कोविड ने हमको एक तरह से अनअवेयर्स पकड़ लिया, भविष्य का कोई वायरस हमको इस तरह का झटका नहीं दे पाए। पहला सबक तो हमने ये सीखा। दूसरा ये कि प्लूटो ने कहा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल, हम सब सामाजिक प्राणी हैं, और कोविड की पहली शर्त है सोशल डिस्टेंसिंग। तो एक ये बहुत बड़ी चुनौती है कि सोशल रहते हुए भी आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कहीं इमोशनल डिस्टेंसिंग तो नहीं हो जाए। मानवीय रिश्तों को ये पुनः परिभाषित करेगा कोविड। तो एजुकेशन, हॉस्पिटलिटी, ह्यूमन रिलेशंस, द वे वी परफॉर्म आवर ड्यूटीज़, द वे वी डू आवर जॉब्स, वर्क फ्रॉम होम, इस तरह के नए नए पैराडाइम्स आएंगे और नई टेक्नोलॉजीज़ आएंगी। और लीस्ट कॉन्टैक्ट के जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, लीस्ट कॉन्टैक्ट के जो सिस्टम्स ऑफ नॉलेज हैं, वो आएंगे। नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़बरदस्त विस्तार होने वाला है, और मेरा ये मानना है कि ये बहुत बड़ा अवसर हम सब के सामने है, जब हम हमारे फिज़िकल सेंट्रिक एक्टिविटीज़ को डिजिटल सेंट्रिक एक्टिविटी बनाएं और हेल्थ और इम्यून सिस्टम पे हमारा अब तक जो नेगलेक्टेड फोकस था, उस पे अपन रीफोकस करें। जान है तो जहान है, ये मेरा मानना है। पहला सुख निरोगी काया, ये तो एक बार फिर इस पर ही फोकस करना होगा। और जो हमारे तमाम विश्लेषक हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी एक ही मान्यता है कि इस आपदा से हमारे लिए नए अवसर पैदा होंगे। इसलिए हमें हताश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारा ई कॉन्क्लेव, जिसमें हम बात कर रहे थे उच्च शिक्षा, रोजगार और संभावनाओं की। आप सभी का बहुत बहुत आभार।
न्यूज 18 राजस्थान एजुकेशन कॉन्क्लेव में फिलहाल अभी वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे तकनीकी शिक्षा, कोविड से पहले और कोविड के बाद। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद न्यूज 18 राजस्थान एजुकेशन कॉन्क्लेव में आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं। कोविड-19 के कारण उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में क्या बड़े बदलाव नजर आ रहे हैं? इन बदलावों के साथ आगे बढ़ने की दिशा में सरकार और शिक्षण संस्थान क्या तैयारियां कर रहे हैं? इस सेगमेंट में हम बात करेंगे तकनीकी शिक्षा कोविड से पहले और कोविड के बाद की संभावनाओं पर। कोविड-19 के बाद राजस्थान की तकनीकी शिक्षा में किस तरह के बदलाव आए हैं और इन बदलावों के मद्देनजर संभावनाओं और अवसर की क्या तस्वीर सामने आ रही है? ऐसे कई बिंदुओं पर बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ हैं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर सुभाष गर्ग, आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के प्रेसिडेंट डॉक्टर अरविंद अग्रवाल और स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के निदेशक श्री जयपाल मील। और आपसे बातचीत करेंगे न्यूज 18 राजस्थान के सीनियर एडिटर श्रीपाल शक्तावत। न्यूज 18 राजस्थान के एक कॉन्क्लेव पर एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीपाल शक्तावत और हमने 2 सत्र में बात की थी राजस्थान की उच्च शिक्षा के वर्तमान और भविष्य की और रोजगार और संभावनाओं की। अब हम बात करते हैं तकनीकी शिक्षा कोविड के पहले और कोविड के बाद की, यानी प्री कोविड और पोस्ट कोविड तकनीकी शिक्षा में किस तरह के प्रयोग हो सकते हैं, किस तरह की संभावनाएं हैं, किस तरह के प्लेसमेंट हो रहे हैं, उनके ऊपर हम बात करने की कोशिश करेंगे। इस सत्र में हमारे साथ खासतौर पर मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, जो कि राजस्थान के तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं, और साथ ही 2 पैनलिस्ट हमारे साथ हैं इस सत्र में। श्री अरविंद अग्रवाल साहब हैं, जो प्रेसिडेंट हैं आर्या ग्रुप कॉलेज ग्रुप के, जिनका आज बर्थडे भी है, उनको विश करना चाहेंगे बर्थडे की विशेष बहुत बहुत आपको अग्रवाल साहब। और साथ ही श्री जयपाल मील साहब हैं, जो कि निदेशक हैं, जिन्होंने MBA की पढ़ाई के बाद में बच्चों का भविष्य बदलने की शुरुआत की और निदेशक के बतौर वो सेवाएं दे रहे हैं स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट में। तीनों का आपका बहुत बहुत स्वागत है और बातचीत की शुरुआत करते हैं। ये संभावना तलाशने की कोशिश करते हैं कि तकनीकी शिक्षा में अब किस तरह की संभावनाएं होगी। देखिए, ये कोविड एक डिस्ट्रप्टिव फिनोमिना है, स्पेशली इन एजुकेशन एंड स्पेशली इन इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन। इंजीनियरिंग एजुकेशन एंड मेडिकल एजुकेशन ये टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं जिसमें एक्सपेरिमेंट्स और लैब टीचिंग की बहुत वैल्यू है। 40% कंटेंट्स हमारे इंजीनियरिंग के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में ही जाते हैं और हम 20 साल से हम लोगों ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करा है, जिसमें बेस्ट लैब्स लगाई हैं और न्यूअर टेक्नोलॉजीज़ के लिए हमने रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन के लिए जो लैब्स लगाई हैं, वो अभी ऑनलाइन पे अवेलेबल नहीं हैं। ऑनलाइन पे पढ़ाना बहुत आसान है लेकिन सीखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बच्चे की कंसंट्रेशन लेवल, आई टू आई कांटेक्ट, डिसिप्लिन, क्लास में आना, टीचर से क्वेश्चन पूछना और टीचर से बात करना और सब्सिक्वेंटली फॉलो अप करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ऑनलाइन आप बैठे हैं लेकिन फिर उसके क्या एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस होते हैं और एक एजुकेशन का आउटकम होता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक बहुत डिस्ट्रप्टिव हो गए हैं, लेकिन आउटकम में तो 100% संदेह है कि आउटकम नीचे ही जाएगा। जो स्किल सेट हमारे को इंजीनियर्स से चाहिए वो स्किल सेट इंजीनियर्स को नहीं मिलेगा। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ कि क्लासरूम टीचिंग ही स्पेशल वे है आगे बढ़ने का। जी बिल्कुल। हमारे साथ तकनीकी शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब, खुद शिक्षाविद हैं, इन तमाम परिस्थितियों को वो समझते हैं और अब समाधान देने की क्षमता में वही हैं क्योंकि मंत्री हैं। मंत्री जी, किस तरह के रास्ते अख्तियार किए जा सकते हैं जिससे बच्चे सीख भी पाएँ और किसी तरह की दिक्कत नहीं हो? देखिए, जो अरविंद अग्रवाल जी ने बात कही है, टेक्निकल एजुकेशन हुआ, मेडिकल एजुकेशन हुआ या अन्य कोई भी प्रोफेशनल जो एजुकेशन है, मेरा तो ये मानना है वो कभी भी ऑनलाइन उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती, मेरा ये मानना। ऑनलाइन एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये हम भूल जाते हैं देश और दुनिया में कहीं भी चले जाइए,
आज भी ऐसी पॉपुलेशन है जो करीब करीब 60% लोग जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, 60 से 70% लोग, उनके उसको देखते हुए, परिवेश को देखते हुए नहीं हो सकती। हाँ, जिस दिन बच्चा आईटी युग में पैदा हो, आईटी युग का मतलब उसके घर में पूरा माहौल हो, गांव में, ढाणियों में, कि जब बच्चा जन्म ले रहा है और उसके पास स्मार्टफोन है, देख रहा है, वर्चुअल जो है उसके पास एक क्लासरूम वहाँ मौजूद है टीवी के रूप में, गांव में, ढाणी में, तब तो इस मॉडल को हम वो भी थ्योरेटिकल एजुकेशन के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। और मेरा तो शुरू से मानना रहा है शक्तावत जी कि कभी भी जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है और स्किल जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, वो कभी भी आपकी क्वेरीज को तो समाधान कर सकता है ऑनलाइन सिस्टम। आपकी कुछ समस्या है, इंफॉर्मेशन है, उसको आप ले सकते हो और अपने जो कुछ भ्रम है, भ्रांतियां हैं या कंफ्यूजन है, उसको तो दूर करने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। लेकिन पूरी तरह सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, मैं नहीं मानता। और मेरा तो व्यक्तिशः बिल्कुल मानना है कि ऑनलाइन सिस्टम कैन नॉट सब्स्टिट्यूट। गवर्नेंस देने में ऑनलाइन सिस्टम का एक रोल है। जहां गवर्नेंस देने की बात आती है, डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, लोकतंत्र में हम रहते हैं, या कहीं थिंग्स को डिलीवर करने की बात आती है, तो निश्चित रूप से ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम है। लेकिन टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन में ये पूरी तरह सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता क्लासरूम टीचिंग को। जयपाल मील साहब, आप निदेशक हैं केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। पिछले कुछ सालों से इंजीनियरिंग कॉलेजेस की सीटें खाली होती है, स्टूडेंट्स उस तरह से नहीं आ रहे हैं, और अब जो परिस्थिति बनी है उसका किस तरह का असर हो सकता है, उससे निपटने के लिए क्या कुछ हो सकता है? सर देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज के सिनेरियो में कि जहाँ 12th का एग्ज़ाम भी अभी जैसे पोस्टपोन्ड हो गया या कैंसिल हो गया, या जो प्रोसेस है एडमिशन का वो कब होगा तो अनसर्टेन है थोड़ा। तो जो हमेशा से राजस्थान में प्रॉब्लम ही रही है पहले भी कि रजिस्ट्रेशन कम होता है, तो इस बार डेफिनेटली ये थोड़ा और सेटबैक लगेगा। तो मैं मंत्री जी से इसी में गुजारिश करूँगा कि इसमें क्या होता है सर कि बहुत सारी एजेंसीज बीच में इन्वॉल्व हो जाती है जो बच्चों को, पेरेंट्स को मिसगाइड करती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ गवर्नमेंट का, MHRD का या RTU का थोड़ा सा रोल बढ़ता है कि एक थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट जो एडमिशन प्रोसेस का अगर बढ़ाएं उनको गाइडेंस के हिसाब से, क्योंकि ये डेफिनेटली जो राजस्थान के जो 100 से ऊपर जो कॉलेजेस हैं वो पिछले 3 साल से सफ़र कर रहे हैं कि पूरे एडमिशन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लिमिटेड कॉलेजेस हैं जो कर पा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम रहेगी। और एक मैं जो अभी बात चली थी इसमें एक छोटी सी मैं गुजारिश करना चाहूँगा मंत्री जी से कि जैसे आपने बताया कि ये जो इंजीनियरिंग या मेडिकल लाइन ऐसी है कि जो कभी भी ऑनलाइन में पूरी तरह से नहीं हो सकती, तो इसमें प्रैक्टिकल जो हैं स्टूडेंट के वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लेकिन हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई स्टूडेंट को से उदयपुर में स्टूडेंट बैठा है, जोधपुर में बैठा है, तो उसको जयपुर बुलाएं प्रैक्टिकल के लिए। तो क्या एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता कि जयपुर के कोई इंजीनियर का बच्चा जोधपुर में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रैक्टिकल कर ले ऑन बिहाफ? इस तरह का कुछ सॉल्यूशन, वो एक सिटी तो क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से एक मेरा सजेशन है। ये मतलब जो अभी परिस्थितियां हैं उसमें एक समाधान हो सकता है, एक रास्ता हो सकता है। जो जयपाल मील जी ने बात उठाई है, ऑलरेडी वी हैव गिवन द डायरेक्शन। यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर्स हैं उनको हमने डायरेक्शंस दिए हैं, ठीक है। और ये सुविधा भी है कि बच्चा कहीं भी अपीयर हो सकता है, प्रैक्टिकल्स के लिए भी और थ्योरेटिकल एग्जाम्स के लिए भी। एक मैं बताना चाहूँगा। दूसरा मैं बताना चाहूँगा, जो इन्होंने एक बात कही कि काउंसलिंग, एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन एक बात, कल ही हमने डिसीजन लिया है, राजस्थान प्रदेश में जो इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो एडमिशन होगा वो 12th की मेरिट के आधार पर होगा। तो जो अनिश्चितता थी बच्चों में या पेरेंट्स में, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। सेंट्रलाइज जो हमारा सिस्टम है उसके थ्रू बच्चा अप्लाई करेगा, उसकी मेरिट के अनुसार विकल्प भरेगा और उसको कॉलेज आवंटित कर दिया जाएगा। तो इसी तरह वो कॉलेजेस सिस्टम से आउट हो जाते हैं जो बेस्ट प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। क्वालिटी एजुकेशन जो टेक्निकल एजुकेशन है, चाहे वो किसी भी सेक्टर में काम कर रहे हों, वो आउट होने के चांसेस उन कॉलेजों के रहते हैं। अगर वो अच्छी क्वालिटी टेक्निकल एजुकेशन देंगे, प्रैक्टिकल्स पर ज़्यादा फोकस रखेंगे, बच्चों को कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस होल द टर्म, होल द ईयर करवाएंगे, टर्मिनल एग्जाम्स टाइम से लेते हैं, मिड टर्म एग्जाम्स टाइम में लेते हैं, ट्रेनिंग का डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स,
प्लेसमेंट, बाहर के इंडस्ट्रीज के लोगों को बुला करके उनका इंटरेक्शन बच्चों के साथ कराना, तो वो कॉलेज अच्छा करेंगे। आप देखिए हार्वर्ड का कभी एडवर्टाइजमेंट आपने देखा है? बहुत सारे अच्छे IITs का कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, बच्चे जाते हैं। तो यू हैव टू अर्न दैट रेपुटेशन इन द फील्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बाय कंसर्न इंस्टीट्यूशन। सक्तावत जी, ये बहुत जरूरी है। और अगर वो होगा, चाहे वो गवर्नमेंट का सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, एक दूसरे के मैं तो पूरक मानता हूं। मैं ये नहीं कहता कि भाई प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर भी जरूरी है और ये दिस गवर्नमेंट भी जरूरी है। तो उस रूप में ये प्रॉब्लम उन कॉलेजों की है जो चाहे वो इवन टेक्निकली नहीं, इवन जनरल एजुकेशन में भी आप देख लीजिए, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में, टीचर्स एजुकेशन में देख लीजिए, जहां कॉलेज अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के हैं, वहां लोग अपने आप आ रहे हैं। जो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, वो इस तरह की बातें होती है कि साहब इस तरह की प्रॉब्लम उनके सामने आती है। अरविंद अग्रवाल साहब, आप किस तरह से के समाधान उसमें चाहते हैं, संशोधन चाहते हैं, जो राजस्थान के तकनीकी विश्वविद्यालय है उसके परीक्षाओं को लेकर के कई बार दिक्कतें आती है, बात आती है? देखिए, अगर मैं सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करूं, जिसमें गवर्नमेंट के भी कॉलेजेस हैं और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, वो एक तरह से डबल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एक्सपेंशन ऑफ IITs बहुत ज़्यादा हो रहा है और फैसिनेशन ऑफ IIT बहुत ज़्यादा हो रहा है। IIT की कुल सीटें, IIT और NIT की 20,000 सीटें हैं और उसके लिए 8 लाख से 10 लाख लोग बच्चा अपेयर करता है। लेकिन बिकॉज ऑफ सर जैसे कहते हैं कोचिंग की में ही 5-6 लाख बच्चा अटका रहता है, ना तो वो IIT का रहता है ना हमारे पास आने के लिए तैयार रहता है। दूसरी तरफ प्राइवेट यूनिवर्सिटी का बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का विस्तार होने की वजह से जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उसे आप ये मान लीजिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज़ ऑफ गेटिंग डिग्री। जो RTU है उसका सिलेबस और कोर्स एंड कैरिकुलम इतना भारी है कि और जो हम बच्चे पढ़ाते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चे पढ़ाते हैं, रूरल बैकग्राउंड से बच्चे पढ़ाते हैं और जो इंग्लिश भी नहीं जानते और जो कंप्यूटर तो पहली बार देखते हैं, ऐसे बच्चे हमारे कॉलेजेस में आते हैं। लेकिन जो हमारे को 2 चक्की के पार्ट में हम पिस रहे हैं, एक एक्सपेंशन ऑफ IITs हो रहा है और गवर्नमेंट MNITs का हो रहा है और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी की सीटें, अनलिमिटेड सीटें बढ़ती जा रही हैं। उसमें अनलिमिटेड सीटें बढ़ने का कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन वहाँ पे बच्चा ईज़ ऑफ डूइंग इंजीनियरिंग बहुत आसान है तो बच्चा वहाँ चला जाता है। जैसे कि करंट फ्लो करता है लीस्ट पाथ ऑफ रेजिस्टेंस से, उसी तरह लीस्ट पाथ ऑफ डिग्री के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो जाती हैं। हमारा स्ट्रक्चर बहुत हैवी है, हम बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं और बहुत कैड़ा पढ़ाते हैं और सारी चीज़ें एक्सटर्नल है। एग्जामिनेशन सेंटर एक्सटर्नल है, पेपर एक्सटर्नल है, थर्ड पार्टी का हमारा इवेल्यूएशन है और बच्चा हमारे पास सबसे कमज़ोर आता है। फ़ीस हम सबसे कम लेते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस देखेंगे तो 3 लाख रुपए पर ईयर की होगी, हमारी फ़ीस है 77,000। तो इकोनॉमिकली बैकवर्ड बच्चा ही हमारे पास आ रहा है। सक्तावत जी, पहले मैं अग्रवाल साहब को ये स्पष्ट करना चाहूँगा। पहली चीज़ तो यह है कि हम जब से हमारी सरकार आई तब से हमने इंडस्ट्रीज़ के साथ इंटरेक्शन किया, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के संचालकों के साथ इंटरेक्शन किया और बोर्ड ऑफ स्टडीज़ जो इस सिलेबस का निर्माण करती हैं उसके लिए उनको रिप्रेजेंटेशन वहाँ दिया गया और जो कोर्स स्ट्रक्चर डिज़ाइन हुआ वो AICTE की गाइडलाइंस के तहत होता है। इसमें हम अलग से इस तरह का कोर्स स्ट्रक्चर नहीं कर सकते जिससे कि AICTE की गाइडलाइंस का हम फॉलो ना कर पाएँ। तो पहली बार जो अब कोर्स स्ट्रक्चर तैयार किया गया है वो RTU ने इन लोगों की राय के साथ, जो इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, अल्टीमेटली हम किसके लिए इन बच्चों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किन के लिए हम BTech ग्रेजुएट करके भेजना चाह रहे हैं। अग्रवाल साहब की बात से मैं उस तरह सहमत हो सकता हूँ, बच्चे जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका पर्पज़ क्या है, कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाने का पर्पज़ है। अगर उनको हम बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन नहीं देंगे तो वो कैसे जाके सर्व कर पाएंगे। फिर कितने बच्चे आज रोड्स पर जो BTech घूम रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट है नहीं, उनमें एक डिप्रेशन के शिकार होते हैं। वो BTech और MBA होल्डर्स जो बच्चे डिग्री ले रखे हैं वो अप्लाई करते हैं, आप देखिए क्लरिकल जॉब्स के लिए। तो ये तो एक बहुत लंबा मुद्दा है जिस पर बहस करेंगे तो हम बहुत हो जाएगी। मशरूम ग्रोथ जो हुआ, अनकंट्रोल जो मशरूम ग्रोथ AICTE के आने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेजों को हुआ, ये नहीं हो सकता। ये जो दूसरी बात कर रहे थे अग्रवाल साहब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को लेकर के और कॉलेजेस को, तो आप कॉलेजेस दे शुड कम अंडर द ऑटोनोमस सिस्टम।
मैं तो कहता हूं अग्रवाल साहब से या SKIT से, AICTE अब अलाउ कर रही है, दे शुड बिकम ए ऑटोनमस कॉलेज। अपना स्ट्रक्चर तैयार करें, कोर्स स्ट्रक्चर, अपना सिलेबस तैयार करें, अपना स्वयं का एग्जाम लें, हम RTU से उनसे ऑटोनॉमी हम दिलवा देंगे, तो आपका अच्छा होगा, यू कैन सर्वाइव। तो इसलिए ये इशू नहीं है। और जहाँ तक प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सवाल है, तो ये तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि भाई ये कहना मुझे पड़ रहा है कि वहाँ जो जिस तरह से अनलिमिटेड तरीके से सीटों में वृद्धि कर दी जाती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी AICTE जब मान्यता देती है तो किस आधार पर देती है, ये स्टेट के परव्यू में नहीं है। सीट्स देना, कोर्स को मान्यता देना, ये AICTE के परव्यू में है। मील साहब, एक बात आ रही है प्लेसमेंट की, जो स्थितियां बनी है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, ये सही है कि उस तरह की एजुकेशन उनको नहीं मिल सकती जिस तरह की एजुकेशन की दरकार है जो ऑफलाइन में मिलती है। अब प्लेसमेंट का एक सवाल आ रहा है कि एक तरफ तो जो परिस्थितियां बन रही है उसमें रोज़गार के अवसर खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो प्लेसमेंट के रास्ते अब कैसे निकलेंगे? क्या वो भी कोई ऑनलाइन कोई व्यवस्था आप लोग करने जा रहे हैं? सर देखिए, प्लेसमेंट का डेफिनेटली एक बड़ा चैलेंज आ रहा है, क्योंकि हमारे जो डिफरेंट IT सेक्टर की कंपनीज है जो बल्क में प्लेसमेंट करती हैं, उनके HR से बात हुई है, एंड अभी तो उनका यही है कि हम आ ही नहीं रहे हैं। तो हमारी जब उनसे चर्चा हुई तो उन्हीं से बात करने के बाद हमने कुछ सॉल्यूशंस निकाले ऑनलाइन के, इंटरव्यूज़ के, जिसी तरह के। तो हालांकि उन्होंने मना नहीं किया है, बट जो एक्स्ट्रा कोर्सेज, जैसे मंत्री जी ने बताया कि स्टूडेंट्स को आपको एक्स्ट्रा स्किल्स देनी पड़ेगी जो RTU करिकुलम में या कहीं नहीं है, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा क्वालिटी उनको स्टूडेंट्स को देने के लिए, बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स देने के लिए, वो बेटर एफर्ट्स उनमें कल्टीवेट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए अगर स्टूडेंट, आज भी इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि आप एक बेटर इंजीनियर बना के आपके कॉलेज से निकाल सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी प्लेसमेंट में हेल्प करेंगे। शक्तावत जी, आपके माध्यम से अंतिम रूप से मैं एक बात कहना चाहूँगा जो आपने मील साहब से भी पूछी है प्लेसमेंट को लेकर के, और दूसरी चीज़, ये जो पीरियड आया है कोरोना पोस्ट पीरियड, मतलब कोविड के बाद ये पीरियड, इन दो को हमें यूज़ करना चाहिए। कोरोना के बाद का जो पीरियड है, इसमें मैं कहना चाहूँगा सारे इंस्टीट्यूशन से कि जब वो ऑनलाइन एजुकेशन पे हैं तो क्यों नहीं उन बच्चों को आप रेगुलर 2-4 घंटे क्लासेस अभी से ही प्लेसमेंट को लेकर के, कम्युनिकेशन स्किल को लेकर के, डाटा एनालिटिक्स को लेकर के, 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, हमारा CG अब शुरू करने वाला है, ऑनलाइन हम ट्रेनिंग स्टूडेंट्स के लिए शुरू कर रहे हैं। तो कंसर्न कॉलेजेस, चाहे वो कोई भी हैं, प्राइवेट सेक्टर के हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट ऑटोनमस कॉलेजेस हैं, इनको इस समय का यूटिलाइज करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपका ये सुझाव अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जो तमाम हमारे नौजवान हैं जो जिन्होंने इंजीनियरिंग की है या इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं, तकनीकी शिक्षा हासिल करने जा रहे हैं, उसके लिए ये जो सत्र है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। और जो मंत्री जी ने बात कही कि 6 महीने का वक्त कोई बड़ा वक्त नहीं होता, आपदा को हमें अवसर में बदलना चाहिए, अपने आप को आने वाले वक्त के हिसाब से तैयार करना चाहिए, और जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं उनके ऊपर अब हमें फोकस करना चाहिए। तो बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग साहब का, अरविंद अग्रवाल साहब का और जयपाल मील साहब का। न्यूज़ 18 राजस्थान एजुकेशन कॉन्क्लेव के जरिए राजस्थान में उच्च शिक्षा, उसके वर्तमान और भविष्य पर गहन चर्चा की गई और महत्वपूर्ण सुझाव हासिल हुए कि किस तरह से राजस्थान में उच्च शिक्षा के वर्तमान और भविष्य में क्या बदलाव किए जा सकते हैं। साथ ही शिक्षा के इस अनूठे मंच पर राजस्थान में उच्च शिक्षा में रोजगार और उसकी संभावनाओं पर गहन चर्चा भी की गई, जिससे निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि किस तरह से राजस्थान में उच्च शिक्षा में रोजगार और उसकी संभावनाओं को और मजबूत किया जा सकता है। इसके साथ साथ न्यूज़ 18 राजस्थान एजुकेशन कॉन्क्लेव तकनीकी शिक्षा, कोविड से पहले और कोविड के बाद की स्थिति पर भी सार्थक चर्चा का बेहतरीन मंच बना। उम्मीद करते हैं कि न्यूज़ 18 राजस्थान एजुकेशन कॉन्क्लेव राजस्थान में शिक्षा को बेहतर दिशा और दशा देने में मददगार साबित होगा। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।